अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है तो पेपर में परिभाषा जरूर पूछा जाता है। और आज का ये सेशन आपके लिए है। आज की इस सेशन में जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले परिभाषाएं हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। और हाँ, जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, 2026 यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आप सभी लोगों के यूपी बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जा रही। साथ में प्यारे बच्चे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को, तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेज होती है इसका पीडीएफ के साथ में जो भी आप सभी लोगों का नोटिफिकेशन होता है सब कुछ वहां पे दिया जाता है पूरी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के सामने जो परिभाषा है पहले चैप्टर से है, यह है वैद्युत आवेश का। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका अनुभव करता है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे या फिर उसका अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है और इसका मात्रक कूलाम होता है, ये बात जान लेना। और आवेश Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? NE फार्मूला होता है। एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा आवेश Q इज इक्वल टू फार्मूला IT होता है। यार बच्चे बढ़िया तरीके से कमेंट बॉक्स में एक बार दोनों फार्मूला कमेंट कर देना जितने लोग क्लास देख रहे हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या हो, किसी पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव या फिर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कैसी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। प्यारे बच्चे बढ़िया तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो परिभाषा पूछी जाती है यह आवेश के क्वांटीकरण से पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है प्यारे भाई, क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? बहुत आसान सी परिभाषा है आवेश के क्वांटीकरण की। देखो, किसी भी आवेश, किसी भी पिंड पर जो आवेश की संख्या होती है हमेशा एक निश्चित मान का पूर्ण गुणक होता है। यानी यहां पर आवेश की जो फार्मूला मैंने बताया Q इज इक्वल टू NE में n का मान हमेशा पूर्णांक, पूर्ण संख्या होता है। जैसे आपका पूर्ण संख्या में क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, कभी भी 3.2 नहीं हो सकता है। यानी दशमलव में कभी नहीं हो सकता है, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। होगा तो होगा, क्या होगा? हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ये बात आपको याद रखना है। यही बात दिया है कि प्रकृति में जो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश हमेशा एक निश्चित और न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई पर ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है ना। ये ई का मान होता है प्यारे बच्चे। क्लियर है सभी को? ये सेकंड परिभाषा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। यहाँ पे मूल ई पर ई आवेश जो है इसको मूल आवेश कहेंगे प्यारे भाई। चलो जी सरकार, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी अंतिम 30 दिन में कर लें और हमें हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, पिछले 5 साल के जो अनसॉल्व के क्वेश्चन पेपर हो उसके सोल्यूशन वीडियोज मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो आप सभी लोग मात्र 249 में 249 रुपए में आप यह अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी फीस है और इसमें सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर उसके महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड है। मॉडल पेपर और 8 गेस्ट पेपर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसमें से 1 गेस्ट पेपर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, अभी 7 बाकी है। अगर कर लेते हो 8 के 8 गेस्ट पेपर तो यूपी बोर्ड के जो 7 सेट आएंगे उसकी क्वेश्चन पेपर यहीं से मिलेंगे। इतना मैंने आपको बोला है। तो सभी प्यारे बच्चे जो जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो अंतिम समय में जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस अंतिम प्रयास बैच के साथ कनेक्ट हो सकते हो और कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, कैसे होना है तो देखो, ये नंबर है 72 75 28 83 66 इस नंबर पर, या फिर एक और नंबर मैं दे दे रहा हूं, यह है नंबर
930, 930 577 1375। इस पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो, या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हो कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे जाके यूपी बोर्ड सेलेक्ट करोगे तो अंतिम प्रयास बैच दिखेगा, बाई नाउ करोगे, बाई नाउ करके आप अपने से ज्वाइनिंग ले सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको आगे बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है तो हम लोग बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कराते हैं। अल्फा सीयूटी नाम से चैनल है, अल्फा सीयूटी, अल्फा सीयूटी नाम से चैनल है। तो अल्फा सीयूटी वाले पर आपको बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी कराई जाती, साथ में सीयूटी की भी तैयारी कराई जाती, तो आप इससे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है ना। बाकी हम चलते हैं अपने क्लास पे, अपने नेक्स्ट डिफिनीशन पे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो आगे चलते हैं। गुलाम का नियम लिखना है। गुलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी क्या होता है यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं, किन्हीं किन्हीं दो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, कार्य करने वाला जो होता है बल, बल क्या होता है, आवेशों के, आवेशों के गुणनफल, गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता, तथा उनके मध्य, उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये आपका हो जाता है गुलाम का नियम। ठीक है। यानी इसके अनुसार ये दो आवेश हैं, एक आवेश इसे Q1 मान लो, दूसरा आवेश आप ये Q2 मान लो, इनके बीच की दूरी r है, तो कार्य करने वाला बल क्या होगा, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और साथ में इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा, और F इज इक्वल टू, यहाँ पर K नियतांक का यूज करेंगे, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। K का वैल्यू 1/4 पाई अपसालन नाट, या फिर 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है ना। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसालन नाट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। जी सरकार, है ना। अच्छा, जरा कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि इस अपसालन नाट का मान क्या होता है। और हाँ, इस तरीके से आप ये गुलाम का नियम लिख सकते हो, यह भी कई बार पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर परिभाषा आता है कि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ये भी जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। इसको भी कनेक्ट करना, क्या होता है परिभाषा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, इसको कनेक्ट करना सभी लोग, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश जिसे क्यू नॉट कहते हैं, पर लगने वाला बल F को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी यहाँ पर जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू नॉट होता है ना। तो एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल F को क्या कहते हैं, बल उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू नॉट कहते हैं। अब देखो क्यू को अगर 1 मान लोगे तो यहाँ पे बल E और F बराबर हो जाएगा। तो एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। मात्रक भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, क्या होता है बताओ, न्यूटन अपान कूलाम होता है, या फिर वोल्ट मीटर होता है इसका मात्रक। दो में से कौनो न कौनो इसका मात्रक पक्का होता है ना, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट अपान मीटर, ये मात्रक होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट परिभाषा जो आती है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आती है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में अगर हम यहाँ पे कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लें, काल्पनिक पृष्ठ खींच लें, ठीक है, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से
गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप क्या कहता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई ए कास थीटा होता है। ये वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ठीक है सरकार। आगे चलें, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई। गॉस का प्रमेय, नेक्स्ट देखो गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस का प्रमेय क्या होता है आप लोग जानते हो? क्या होता है गॉस का प्रमेय? यहाँ पे पढ़ो एक बार सभी लोग। देखो गॉस के अनुसार क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे आपके सामने एक बंद पृष्ठ है ना, इसमें यहाँ पर क्यू आवेश उपस्थित है, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कुल आवेश क्यू का अपान ε0 गुना हो जाएगा। ये आपका वैद्युत फ्लक्स, ये गॉस का प्रमेय होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और हाँ, जो प्यारे बच्चे अभी तक, देखो वो सब बच्चे हैं ना वीडियो को लाइक नहीं किए, खटाखट लाइक कर दो सभी लोग। इतना मेहनत से रात दिन एक करके आपको देखोगे ना, 5-5 घंटे 8-8 घंटे हम आपको खुद अकेले क्लास ले रहे हैं, है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं प्यारे बच्चों। एक बार तो लाइक किया करो यार, दिल से अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ बच्चे देखते 3000 लाइक 300 किए हैं। अच्छा नहीं लगता दिल से यार, सही बता रहे हैं, दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है कि मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ कि आपको लाइक नहीं कर सकते हो क्लास को। लाइक करने से ऊर्जा मिलती है, आपसे तो कुछ नहीं ले रहा हूं, एक ऊर्जा मिलती कि हाँ बच्चा ने लाइक किया, मतलब पसंद आया मेरा पढ़ाया हुआ। अगर डिसलाइक नहीं लाइक करते हो तो कम से कम डिसलाइक किया करो और नीचे कमेंट किया करो कि क्यों डिसलाइक किया आपने, मैं उस चीज को सुधारूंगा प्यारे बच्चे, है ना। तो ये सब परिभाषाएं आपको तैयार करनी है, अच्छे अच्छे परिभाषा है। अब देखो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होता है। देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं तो 8 हो जाता है, 8 को लिटा दें तो ये अनंत हो जाता है। तो किसी आवेश Q को अनंत से, किसी आवेश Q को कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है ना। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य उस बिंदु की वैद्युत विभव कहलाता है। इसको भी से व्यक्त करते हैं। वैद्युत विभव भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पता है, अनंत से लेकर आने में आवेश को किया गया कार्य W है और आवेश Q नॉट, इसके अनुपात को वैद्युत विभव भी कहते हैं। ठीक है भैया। अब इसका मात्रक आपका काम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो तैयार है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखो वहां पर आवेश को अनंत से लेकर आए थे। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को लेकर जाएं तो उसमें किया गया कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। यानी विभवांतर भी, डेल्टा भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य ए बी है और आवेश क्यू का अनुपात क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे चलें एकदम अच्छा से। चलो जी अगला चलते हैं, है ना। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर को, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डेल्टा भी, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, डेल्टा एक्स, और भी ऊपर से माइनस लगाते हैं क्योंकि दूरी के साथ बार विभव में परिवर्तन होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे ये विभव प्रवणता जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? सॉरी मात्रक नहीं, ये सदिश राशि की अदिश राशि, ये सदिश राशि मैंने पढ़ाया है या फिर अदिश राशि क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे।
यह आपका सदिश राशि ए वाला सही होगा या अदिश राशि बी वाला सही होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। हाँ, चलो जी सरकार। अब धारिता की परिभाषा हम लोग देखते हैं। अच्छा, धारिता से पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह ऊर्जा का, यह सबसे पहली बात है, यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? उस कार्य या उस ऊर्जा के बराबर होता है जो कि, है ना, जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाए, और जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, है ना, 1 वोल्ट हो। विभवांतर 1 वोल्ट हो। जैसे आपके सामने यह दो बिंदु हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेकर जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके जा रहे हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का, ये बिंदु ए है, बी है, इनके बीच का अगर विभवांतर 1 वोल्ट हो, इनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो जो किया गया कार्य होता उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर, उस कार्य के बराबर होता है जो कि होता है जो कि किसी जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या होता है? किया जाता है किया जाता है किया जाता है जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो। 1 वोल्ट हो। तो ये होता है, ये पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, कितना जूल होता है। ये कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। देखो, अगर आपको चीजें आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से परहेज नहीं करना चाहिए प्यारे भाई। ठीक है, चलो अब चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे धारिता की परिभाषा देखना है। धारिता क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करना या ग्रहण करना। तो चालक द्वारा आवेश को धारण करने या ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। चालक को आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उसके कारण विभव में वृद्धि जो होती है, इसके अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यानी किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, चालक के विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका मात्रक फैराडे होता है सर। आप नहीं, हम बताएं, आप लोग बताना फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका मात्रक और बीमा, थोड़ा सा मेहनत करो, सुबह सुबह
ये दोनों चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यानी किसी चालक को दिए गए आवेश Q और विभवांतर V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है सरकार, आगे चलें। चलो जी आगे चलते हैं। वैद्युत धारा, ये भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत धारा क्या होती है? तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अथवा इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हो, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर मतलब है ना Q बटे T, ऐसा लिख सकते हैं वैद्युत धारा का। इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर होता है। अब इसका वीमा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, ये कई बार आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है भैया, ये हो गया आपका वैद्युत धारा। चलो आगे चलते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग क्या होता है? हम्म, देखो अनुगमन वेग क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र में कोई चालक तार है, ये चालक तार है। इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेग से गति करते हैं, इस चालक तार के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं, वह वेग जिसके द्वारा चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, धन सिरों की ओर गति करते हैं, उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? VD से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं ना। तो वह वेग जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में चालक में गति करता हो, उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू क्या होता है? I बराबर I बटे NEA, यह इसका फार्मूला होता है ना। अच्छा, यहाँ पे N, यहाँ पे I क्या है? I यहाँ पे धारा है, धारा है। और E क्या है? आवेश है। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है आवेश। ए क्या है? क्षेत्रफल है। और N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यह अनुगमन वेग की बात हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ पर, है ना। धारा घनत्व की बात कर लेते हैं। धारा घनत्व क्या होता है बताओ। देखो आपके सामने कोई चालक तार है, इस चालक तार के इस चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार का जो क्षेत्रफल है यह ए है। इस चालक तार का क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे अनुगम धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में चालक तार में प्रवाहित धारा आई तथा धारा आई तथा क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसके अनुपात को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। चालक तार में प्रवाहित धारा आई तथा क्षेत्रफल ए के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व जे इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे से क्या करते हैं? इसे जे से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ठीक है। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू आई बटे ए, ये फार्मूला हो जाएगा। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बटे ए, यह फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वैद्युत प्रतिरोध, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। बताना जरा वैद्युत प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है? हम्म, धारा के मार्ग में क्या करने वाला? अवरोध उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है ना। क्या लिखोगे? वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ ना, किसी चालक
पदार्थ में जो है धारा के मार्ग में क्या करने वाला, अवरोध, अवरोध उत्पन्न करने वाला ना, उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ना? वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, बम बम भोले अब तू रोले, बम बम भोले अब तू रोले, ये होता है वैद्युत प्रतिरोध आर इज इक्वल टू। इसका मात्रक क्या होता है, बताओ इसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है जी सरकार, ओम होता है, ओम होता है। जी हाँ, बहुत ही गजब, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। चलो जी आगे चलते हैं, है ना। अब देखो वैद्युत चालकता क्या होता है, वैद्युत चालकता क्या होता है, थोड़ा धुआं आ गया है। वैद्युत चालकता क्या है, बाहर कोई आग उग जलाया, इसका धुआं आ गया अंदर, है ना। वैद्युत चालकता क्या होता है, तो देखो वैद्युत प्रतिरोध की, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, यानी इसे कंडक्टिविटी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1/r, ये वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, वैद्युत चालकता कहेंगे। मात्रक क्या होगा इसका, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग। इसका वीमा क्या होगा, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट बताते रहो भैया। हाँ, अब चलो, ओमी प्रतिरोध क्या होता है, ओमी प्रतिरोध तथा अनोमी प्रतिरोध के बारे में जान लो भाई, है ना। ओमी प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो ओमी प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध ना, क्या होता है, वह ओमी प्रतिरोध क्या होता है, बाहर कोई आग जलाए, इसका धुआं अंदर आ गया है, घबराना मत, आग वो कहीं नहीं लगी है। ठीक है, ओमी प्रतिरोध क्या होता है, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, वह परिपथ, ठीक है सरकार, वह परिपथ, वह परिपथ जो क्या करे, जो कि, जो कि ओम के नियम का पालन करे, ओम के नियम का क्या करे, पालन करे, पालन करे, क्या कहलाता है, ओमीय परिपथ कहलाता है, ओमीय परिपथ कहलाता है, कहलाता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, ओमी परिपथ कहलाएगा। ठीक है ना। हम्म, बाहर कोई आग जलाया, उसका धुआं अंदर आ गया है, ठीक है, बस यही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, है ना, अनोमी परिपथ क्या होता है, अन ओमी परिपथ, ओमीय परिपथ क्या होगा, जो ओम का नियम का पालन न करे, वह परिपथ जो ओम के नियम का, हाँ जी प्यारे बच्चे बताओ, वह परिपथ, वह परिपथ जो कि ओम के, जो कि ओम के नियम का पालन न करे, पालन ना करे, ना करे, ओ अन ओमीय
परिपथ कहलाता है। कहलाता है, अनओमीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, अब बहुत आसान है। देखो ओमी परिपथ की जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है ग्राफ, भी और आई के बीच ग्राफ जो होता है ऐसे, देखो एकदम सीधा सीधा होता है इस तरीके से। और अनोमी परिपथ का जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है ऐसे, भी और आई के बीच ग्राफ। ठीक है भैया, ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो अब हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी आगे है लेकिन बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन इसका लेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट सेशन तब लेंगे जब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तब। 2-3 पार्ट ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, छोटा छोटा एक एक आधे आधे घंटे का वीडियो खेलते कूदते आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क है HW में, आप सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी पूरी परिभाषा बताना। साथ में प्यारे बच्चे अपना नेम बता देना, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका नेम, अपना नेम बता देना और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के डिस्ट्रिक्ट फिल्टर कर रहा हूँ। इसका आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना। ठीक है, इतना सभी लोग करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक कर नहीं किए हो तो लाइक कर देना। सभी को जय माँ सरस्वती। ठीक है प्यारे बच्चे, जी हाँ।